दिल्ली से जयपुर अपने 10 साल का बिजनेस जो कर्जों में डूब गया था, उसको समेट कर अपने होम टाउन वापस आना, ये डिसीजन इतना आसान नहीं था। पर मैंने ना नई एक भाषा सीखी थी, सरेंडर की भाषा। अरे वो होती है ना, वो थियोरी जिसमें जो होता है अच्छे के लिए होता है। सच कहूँ, जब आपके साथ हो रहा होता है ना, तो इस बात पर यकीन करना एक झूठ को गले लगाने जैसा महसूस होता है। पर मैंने सोच लिया था, जब भी घबराऊंगी इस थियरी का दामन पकड़ लूंगी। एक जिद जरूर लेकर आई थी कि सबसे पहले अपनी लाइफ में इस कर्जे को चुकाना है, बाकी सब बाद में। एक नई जिंदगी शुरू करनी है, पर सबसे पहले इस कर्जे को चुकाना है। ये ऐसे भारीपन सा था जिसके सामने कुछ भी सोच पाना मुमकिन ही नहीं था मेरे लिए। तो जो भी काम जहाँ से भी जिस तरीके से भी मिल रहा था वो करती जा रही थी। जयपुर में सेटल होने में थोड़ा सा वक्त लगा, पर मैंने अपनी स्पीड कम नहीं होने दी, क्योंकि मुझे डबल स्पीड से कर्जा चुकाना था और एक नई लाइफ शुरू करनी थी। कितना सोचते हैं ना हम, कितनी प्लानिंग करते हैं। ऐसे में एक दिन एक कॉल आया, यार एक पोएम सुनाएगी क्या, एक इवेंट करवा रहा हूँ, वहाँ परफॉर्म कर देना। कविता, इससे तो मेरा नाता बहुत पहले टूट गया था। ये तो बचपन की बात थी जब मैं अपनी पापा की पोएम रिसाइट करके स्कूल में रेसिटेशन कॉम्पिटिशन्स में प्राइज लेकर आती थी। ये इतने सालों बाद, तकरीबन 10 साल बाद मेरी जिंदगी में वापस लौटकर कैसे आई है। मेरा बैकग्राउंड पूरा कवियों और कहानीकारों का था। मेरे पापा, ताऊजी, दादाजी हर कोई लिखते थे। उनमें से कुछ लोगों ने इसको अपना कैरियर ऑप्शन भी बनाया था और एक हद तक सफलता भी उनको मिली थी। मेरे पापा उनमें से नहीं थे। पापा ने ताउम्र जॉब की, लेकिन हर रोज ना एक नई पोएम लिखकर मेज पर छोड़ हमारे लिए चले जाते थे। तो शायद वो कहीं ना कहीं अंदर पनपता रहा, और जब ये मौका हाथ लगा तो जो भी जद्दोजहद चल रही थी कि कर्जा चुकाना है, ये करना है, कोई भी काम दे दो, उन सबसे एक ब्रेक लेने के लिए मैंने हाँ कर दी। ठीक है, मैंने एक कविता लिखी और इतने सालों बाद लिख रही थी तो बहुत सारे डाउट थे, और मैंने सोचा ये वन टाइम थिंग है, सुनाऊंगी और आ जाऊंगी और वापस अपने जर्नी को कंटिन्यू रखूंगी। अगेन प्लानिंग बहुत करते हैं हम। किसे पता था कि उस दिन जब मैं वो कविता सुनाऊंगी तो वहाँ से मेरा पूरा रास्ता ही कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। वो कविता जो मैंने कांपते हाथों से, चिपकते होठों से सुनाई थी, वो लाखों करोड़ों लोगों तक जा पहुंची, वायरल पोएम बन गई। और गलत मत समझना, पर मैं इससे एक्साइट होने से ज़्यादा घबरा ज़्यादा गई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रेडियो में कोई मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहा था, कहीं मेरी कविता रिपीट की जा रही थी, अखबारों में इंटरव्यू छप रहे थे, और सब ये जानने के लिए आतुर थे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ को बिलोंग करती हूँ, मेरी जर्नी क्या रही है, और मेरी कविता लिखने का प्रेरणा स्रोत कौन है। और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये तो वन टाइम थिंग था। मुझे ऐसा लगा जैसे गुमनामी में चल रही जिंदगी में किसी की नज़र पड़ गई हो और उन्होंने मुझे प्रशस्ति की चाबी पकड़ा दी हो। प्रशस्ति की चाबी। मुझे ABCD भी नहीं पता थी, ना कोई फॉर्मूला पता था कि यहाँ से कहाँ ले जाना है। तो मैंने पकड़ लिया सरेंडर का दामन, जिसको पकड़ के मैंने सोच लिया था कि जो जैसा हो रहा है वैसा करती जाती हूँ। एक और कविता लिखी, तीसरी कविता लिखी, और धीरे धीरे लोग मेरी कविता से जुड़ने लगे। उन्हें मुझ में एक कवियत्री नजर आने लगी। और जब ब्रांड डील्स आने लगे तो मुझे लगा कि वो जो मेरी जिद है कर्जा चुकाने की, और ये जो स्वाभाविक एक मेरा टैलेंट है कविता लिखने का, मैं इसको जोड़कर शायद कुछ कर पाऊँ। तो मुझे एक अजीब सी खुशी होती थी। जिस दिन कुछ अच्छा सा लिख लेती ना, दिन भर इतराती फिरती थी मैं। पर मुझे ना शायद इसको किस डायरेक्शन में ले जाना है ये बताने वाला भी कोई नहीं था, और मैं खुद भी शायद समझ नहीं पाई थी। तो धीरे धीरे मैंने औरों के लिए लिखना ज़्यादा शुरू कर दिया। मैंने अपने शब्दों पर कमाई का दबाव डाल दिया। जिस वक्त मुझे शब्दों के साथ बेधड़क खेलना चाहिए था, उस वक्त मैं ये सोचने लगी कि मैं किसके लिए लिख रही हूँ, कितने में लिख रही हूँ। और इस दबाव के चलते मैं औरों के ख्याल इतने ज़्यादा लिखने लगी कि मेरे ख्याल मुझसे बातें ही नहीं करते थे, और अगर अंदर कुछ पनपता भी ना तो मन की थकान उसको अमल करने ही नहीं देती थी। और ये कोफ्त अंदर बढ़ती गई, और धीरे धीरे ब्रांड डील्स भी कम होने लगे, और मैं घबरा गई। कहीं
जिसको मैंने कैरियर ऑप्शन मान लिया है वो कहीं मेरा शौक तो नहीं। और ये घबराहट इतनी बढ़ती गई कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बीच मझधार में से फ्रीज हो गई हूँ। जो रास्ता मैंने चुना ही नहीं था और जिस पर मैं चल निकली थी, उसके आगे के रास्ते मुझे समझ नहीं आ रहे थे। और उस वायरल पोएम को 4 साल हो गए थे। एक कॉल आया। हेलो मिस अनामिका। मैंने बोला जी मैं एक रियलिटी शो से बात कर रहा हूँ और हमने आपकी पोएम सुनी है और हमें बहुत पसंद आई है, तो हम चाहते हैं कि आप बतौर पार्टिसिपेंट हमारे साथ इस बार हिस्सा लें। एक और चाबी। पर इस बार मैं शायद तैयार थी। मैंने सोच लिया था कि इस बार कोई गलती नहीं, क्योंकि ये वो चाबी थी जिससे मेरी स्पीड बढ़ जाएगी और मेरा कर्जा ख़त्म हो जाएगा और एक नई दिशा दिख जाएगी जिससे शायद मुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे पहले राउंड में अपने आप ही पास कर दिया है, क्योंकि उनको मेरी पोएम्स अच्छी लगी और वो दूसरे राउंड के ऑडिशन के लिए मुझे दिल्ली बुलाना चाहते हैं। मैं बहुत तैयार थी, एक्स्ट्रा तैयार। दिल्ली का परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा गया और वहाँ मुझे पता चला कि मुझे तीसरे राउंड के लिए चुन लिया गया है। तीसरा राउंड मुंबई वाला, जहाँ पर जो एपिसोड शूट होना था वो टीवी पे दिखाया जाएगा। और दूसरे राउंड के बाद में उन्होंने बैठकर मुझसे खूब सारी बातें की, जानना चाहा कि बतौर पार्टिसिपेंट मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे घर वाले, मेरा बचपन, मेरा कैरियर, सब कुछ उनको जानना था। और सरेंडर थियरी के साथ में एक चीज़ कॉमन है, आपके अंदर की परतें हैं ना बिल्कुल सरल हो जाती है। आप कुछ भी बात छुपाते नहीं हो, आप जो जैसा है वैसा बताते हो। और बातों ही बातों में एक सिरा दूसरे से जुड़ने लगा और मैंने सारी बातें उनके सामने खुलकर सामने रख दी। उनमें से एक बात थी मेरे पापा से जुड़ी हुई। मेरे पापा का हमें छोड़कर जाना और वो पूरी जर्नी एक अलग ही कहानी थी, पर मैंने उससे जुड़ी सारी बातें उनको क्लियरली बता दी। और वहीं पर वो रुक गए कि अनामिका, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस कहानी से आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिलेगा, हम आपको इस कहानी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और ऑडियंस आपसे रिलेट करेगी, आपको वोट भी करेगी और मुझे लगता है कि आपको इस कहानी को सबके सामने सुनाना चाहिए। मैंने बोला सॉरी बट ये बहुत पर्सनल है, ये मेरे ही जानकारों में से बहुत कम लोगों को पता है और ये मैं नेशनल टीवी पर नहीं सुना सकती। तो उन्होंने बोला ठीक है, आराम से सोचकर बताना। दिल्ली से जयपुर एक्साइटमेंट में बिना कुछ सोचे मैंने सोच लिया था कि मुंबई की तैयारी करनी है। मुंबई के डेट्स आने वाले थे और मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि मुंबई के डेट्स आ जाएं और मैं सबको बता दूं कि हाँ, मेरे साथ इतनी अच्छी एक घटना घटी है। मुंबई के डेट्स तो आए, पर एक फ़ोन कॉल भी आया। अनामिका, तुमने क्या सोचा है? मैंने बोला किस बारे में? वही वाली बात, आपके पापा को लेकर हम चाह रहे थे कि पहला एपिसोड जो हम दिखाएंगे उसमें आप वो बात शेयर करो। हम ऐसे कैंडिडेट आपको वैसे ही इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं उस कहानी के साथ। मैंने बोला आई एम सॉरी बट आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल और मैं शायद ये कहानी नहीं सुना पाऊंगी। 1-2 फ़ोन कॉल के बाद उनमें एक झुंझलाहट दिखने लगी कि लेट अस बी वेरी क्लियर टू यू अनामिका, आपकी कहानी बहुत रिलेटेबल है इसलिए हमने आपको सेलेक्ट किया है, नहीं तो ऐसे तो पार्टिसिपेंट्स और भी हैं और बहुत टैलेंटेड पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आप सोच के बताइए। आप एक काम कीजिए, जो राउंड है उसमें आप एक पोएम लिखिए जिसमें आप वो सब बता दीजिए जो आप अपने पापा के बारे में बता सकती हैं, तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितना बता सकती हैं और हम उस हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। पहली बार था कि मैं ना एक अजीब से रास्ते में थी कि मेरे पास एक और चाबी थी, उससे मैं फुल मोड पे अपना कर्जा चुका सकती थी, एक नई जर्नी पे निकल सकती थी और ये सारी दिक्कतें दूर हो सकती थी। और दूसरी तरफ एक वो बचपन जिसको मैंने इतने प्यार से अपने अंदर संजो के रखा था, मैं उसको ऐसे जग जाहिर करके या उन यादों को दोहरा कर जो है कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। वो मेरे तक ही सीमित रखना चाहती थी मैं। अंजाम से ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट थी वो पोएम लिखने की, डर थोड़ा कम था। मुझे लगा ये एक चैलेंज है, इस बहाने वो शेयर भी कराऊंगी, पापा की बातें भी दोहरा दूंगी। तो मैंने पोएम लिखी, आप सुनोगे? उसमें मैंने ना पापा की वो बातें बताई हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मैंने पहले नहीं बताई हैं। तो देखो, मैं पापा की छोटी बेटी जो उनके सर पर हाथ फेराने से ही सोती थी और अगर वो सब्जी लेने के लिए अकेले चले गए तो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी।
जिद्दी इतनी कि हर संडे उनके पीछे पड़ जाती थी, मुझे बीच ले जाओ कह कह कर लपक कर उनके स्कूटर के पीछे बैठ जाती थी, लपक कर और पलट कर। पापा का स्कूटर आगे भागता और मैं उनकी पीठ से पीठ लगाकर भागती हुई सड़क के बीच भी सुकून पाती थी। पापा को तेज चलने की आदत थी, जैसे कहीं जाने की जल्दी हो, और मैं उनके साथ चलने के लिए लगभग दौड़ लगा रही होती थी। तो सहारा देते हुए ऐसे में पापा का हाथ अक्सर मेरी गर्दन पर टिका हुआ पाती थी। और क्या क्या बताऊं। अच्छा, पापा ना रोज सुबह जोर जोर से मंत्र दोहराते थे और ऑफिस जाने से पहले एक नई पोएम लिख कर मेज पर छोड़ जाते थे। मैंने पापा को कभी सोने के लिए जाते हुए नहीं देखा। हमारे सोने से पहले तक भी लिविंग रूम में टीवी देखते हुए पाए जाते थे। अब लगता है कि टीवी देखने की आड़ में पापा किसी और ही दुनिया की सैर कर आते थे। उस वक्त नींद नहीं आने की बेचैनी कहाँ समझ आती थी। उनके सुन्नपन में झांक सकूं इतनी समझदारी मुझे कहाँ आती थी। पापा ना ड्राइंग बहुत अच्छी करते थे। एक बार पापा ने घर का नक्शा बनाया था हमारा। खुद का घर कभी नहीं बनवा पाए, पर पापा के उस नक्शे का लिविंग रूम मुझे बहुत पसंद आया था। दुनिया भर की खबर रखते थे, रोज 4-4 अखबार पलटते थे, जानकारियों से भरे रहते थे। अपने अंदर के खालीपन को शायद कुछ इस तरह सहते थे। पढ़ने का था शौक, लिखने का उससे भी ज़्यादा, पर अपनी ज़िंदगी में कभी भी पूरा नहीं कर पाए कोई भी किया हुआ वादा। मलाल रहे होंगे बहुत ज़िंदगी से, खुद से, पर तब तो पापा हमारे लिए हीरो थे। उनकी मुस्कुराहट के पीछे हम कहाँ झांक पाते। पापा शायद रोज एक नई जंग लड़ते खुद से और अक्सर हार जाते। और क्या बताऊं, पापा को ना टिप टॉप रहने का बहुत शौक था। वो फुल बाजू की कॉटन की हल्के रंग की शर्ट या फिर कुर्ता पजामा पहनते थे और बटन ऊपर तक लगाते थे। खुद कसे रहते थे और हमें उड़ने के लिए कहते थे। प्रॉपर क्रीज वाली पैंट, प्रेस की हुई रुमाल, कपड़े कम ही खरीदते थे, शायद 2 जोड़ी हर साल। पापा को इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बहुत अच्छा आता था। उनके पेचकस से कुछ ढीला या तेज कस देने से न जाने कैसे वो पुराना वाला रेडियो भी बच जाता था। चिट्ठी भी छंद में लिखते थे, हैंडराइटिंग इतनी प्यारी जैसे किसी कलाकार ने शब्दों में रंग भर दिए हों। उन पंक्तियों के सलीकेपन के पीछे उनका उलझा हुआ मन छुप जाता था, पर इस हुनर का खिताब तब उन्हें कौन ही दे पाता था। चाय का इतना शौक कि दिन में 10 कप पी जाते थे और हर संडे को सुबह पोहे में पानी ज्यादा मिलाकर उसे हलवा जैसा बनाते थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिर्ध्यानगम्भ्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पापा का सिखाया हुआ ये मंत्र जब भी घबराती हूँ तब पुराने दिनों में पहुंचने के लिए दोहराती हूँ। सुनो, पापा ने ना मुझे बचपन में बहुत प्यारी यादें दी हैं। वो जब भी जल्दी सो जाती थी तो माथे के नीचे हाथ लगा, हल्का सा उठा, दूध का ग्लास मेरे होठों से लगाकर पिलाकर ही सुलाते थे और मेरी बेटी के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा कहकर उस पल में तो खुशी का एक टुकड़ा ज़रूर थमाते थे। शिकायतें बहुत होंगी मुझे पापा से, पर पापा ने हमेशा मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं कहेगा कहकर मेरा सर अपनी कमर में दबाया है। अब मैं किसी को पापा के लिए कुछ नहीं कहने देती। मैंने अपने बचपन को अपने दिल में कुछ इस तरह सजाया है, इस तरह सजाया है। मैंने ये पोएम रिकॉर्ड की और भेज दी। निडर, न जाने क्या खुशी थी। और जैसी कि उम्मीद थी मुझे जवाब आया, आर यू श्योर अनामिका, इज दिस ऑल?
क्या आप इतना ही बता पाएंगी? और एक यकीन ने मुझे घेरा और मैंने बोला या श्योर, दिस ऑल, आई वॉन्ट बी एबल टू शेयर एनीथिंग एल्स। फिर क्या था, कोई जवाब नहीं आया, मुंबई की डेट्स आकर चली गई, पर मेरे हाथ एक नई चाबी लग गई थी अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करने की। अपने शब्दों से मुझे वापस से प्यार हो गया था, और ये पापा ने करके दिखाया था। ये चाबी आज भी मेरे साथ है। थैंक यू।